मेरे प्रबुद्ध गुरुजनों को मेरा प्रणाम। प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। और इस चैनल का लाभ ले रहे सभी व्याख्यातागण, विद्यार्थीगण का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो मार्केटिंग से संबंधित है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से विद्यार्थियों को विपणन प्रबंध या मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बताना। मैं चाहूँगा आप लोग इस चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके वीडियोस मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं विपणन प्रबंध के प्रमुख चैप्टर प्राइस या मूल्य। इसके पहले भी मैंने इस संबंध में कई वीडियोस डाले हैं, आप मेरे चैनल को देखिए तो आपको इस वीडियो मिल जाएंगे। मूल्य से आशय है, अगर हम बिल्कुल साधारण शब्दों में मूल्य से आशय निकालें तो ऐसी राशि से है जो हम किसी उत्पाद को क्रय करने के लिए देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और कोई वस्तु हमें पसंद आ जाती है तो जो मूल्य हम उसके बदले में देने के लिए तैयार रहते हैं वही एक्चुअल में उसकी प्राइस होती है। मूल्य को तय करने में वस्तु की उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस वस्तु की जैसी उपयोगिता होती है, जैसा उसका उपयोग होता है, उसी अनुसार उसका मूल्य भी तय किया जाता है। जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सामान्यतः कम रहते हैं, लेकिन विलासिता वाली वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक रहते हैं। यदि हम पारंपरिक विचारधारा को देखें तो उस समय वस्तु विनिमय को ही मूल्य माना जाता था। अर्थात यदि हमें गेहूं चाहिए, बदले में हमने कोई सब्जी दे दी तो वो उसका मूल्य निर्धारित कर देता था कि इतना सेर गेहूं इतनी सारी सब्जियों के बदले में लिया जा सकता है। इसकी परिभाषा देखें तो वाल्टर हैमिल्टन की एक बहुत अच्छी परिभाषा मुझे मिली थी। कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करती है। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत सारगर्भित परिभाषा है। एक कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करती है। इसकी प्रकृति या प्रमुख अंग क्या क्या हैं? तो मूल्य निर्णय विपणन प्रबंध का चूँकि एक महत्वपूर्ण अंग है। मूल्य तय करने के लिए निर्माताओं को काफ़ी सोच विचार करना होता है। बिना सोचे विचारे किसी भी वस्तु का मूल्य तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्ति अधिक होने पर मूल्य कम हो जाते हैं और पूर्ति कम रहने से मूल्य अधिक होते हैं। इसकी प्रगति या प्रमुख अंग इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात है, मूल्य निर्धारण एक प्रकार की कला है। दूसरी बात होती है, मूल्य निर्धारण लाभ का आधार होती है। जैसा मूल्य निर्धारण होगा उसी प्रकार का लाभ होता है। इसलिए उत्पाद के संबंध में बाजार का सही मूल्यांकन किया जाना अति आवश्यक है। मूल्य निर्धारण वस्तु की लागत से भी प्रभावित होती है। वस्तु की जितनी अधिक लागत होगी, मूल्य उतनी अधिक होंगे। मूल्य निर्धारण को विक्रय संवर्धन या सेल्स प्रमोशन की जो क्रियाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं। मूल्य निर्धारण को विपणन की रीतियां भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा मूल्य निर्धारण को उत्पाद की जो पूर्ति है ये भी प्रभावित करती है। मूल्य निर्धारण को जो उत्पाद की मांग है ये सबसे अधिक प्रभावित करती है। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो इस संबंध में स्टैंटन की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। प्रत्येक विपणन कार्य जिसमें मूल्य निर्धारण भी सम्मिलित है किसी तथ्य की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात मूल्य निर्धारण को उन्होंने किसी तथ्य की प्राप्ति के लिए माना है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो अपने उत्पाद को श्रेष्ठ बताकर या विज्ञापन के माध्यम से वस्तु को श्रेष्ठ बताकर अधिक कीमत रखी जा सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब दुकानदार के पास जाते हैं तो किसी उत्पाद को श्रेष्ठ बताता है कि ये उत्पाद सबसे अच्छा है। इसी प्रकार से आपने विज्ञापनों में देखा है कि
लगभग हर प्रोडक्ट अपने आप को नंबर 1 प्रोडक्ट बताते हैं। तो ये श्रेष्ठ बताकर उसकी अधिक कीमत वसूली जाती है, ये चीज़ इसमें शामिल है। अगर हम अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य लेके चलते हैं तो भी हमें उत्पाद का मूल्य अधिक रखते हैं। तीव्र प्रतियोगिता उपभोक्ता की आवश्यकताओं में परिवर्तन होती है। ऐसी दशा में जब तीव्र प्रतियोगिता की स्थिति हो और उपभोक्ता की आवश्यकताओं में लगातार परिवर्तन होता हो, तो ऐसी स्थिति में अस्तित्व रक्षा को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। कई बार निर्मातागण अपनी बाजार हिस्सेदारी को खोना नहीं चाहते हैं, अतः उसी अनुसार वो मूल्य निर्धारित करके रखते हैं ताकि उनकी वस्तुएं हमेशा बाजार में बिकती रहें। कई बार बिल्कुल नई वस्तु को बाजार में अधिक कीमत पर उतारा जाता है क्योंकि उस समय उसके प्रतियोगी नहीं होते और धीरे धीरे वस्तु के मूल्य कम कर दिए जाते हैं। जैसे आपने मोबाइल को देखा होगा, जब भी कोई नया प्रोसेसर या कोई नई मोबाइल आती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और 2 से 4 महीने के अंदर उसकी कीमतें बहुत घट जाती हैं क्योंकि तब उसके प्रतिस्पर्धी बाजार में आ जाते हैं। विक्रय की मात्रा में वृद्धि करना भी मूल्य निर्धारण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। नए बाजार में प्रवेश पाने के लिए भी उसी प्रकार से वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है जिससे हम नए बाजार में प्रवेश कर सकें। प्रतिस्पर्धा का सामना करने या उसे रोकने के लिए भी उसी अनुरूप मूल्य निर्धारण किया जाता है। कुछ निर्मातागण वस्तु के मूल्य को स्थिर रखे जाने के लिए भी मूल्य निर्धारण का इस उद्देश्य को अपनाते हैं। मूल्य निर्धारण करते समय एक्चुअल में अनार्थिक कारणों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ये उसके उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अधिकतर प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करते समय या उसे प्रभावित करते समय बाजार की दशाएं, प्रतिस्पर्धियों की क्रियाएं, व्यापारिक संनियम एवं आर्थिक दशाएं विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे सबसे पहली बात करते हैं हम लागत तत्व की। लागत तत्व में उत्पाद निर्माण में लगने वाला व्यय और ऊपरी व्यय, ये हमारे कॉस्ट अकाउंट पढ़ने वाले विद्यार्थीगण अच्छे से जानते हैं कि व्यय और ऊपरी व्यय क्या होता है। उसी प्रकार से विपणन की लागतें, मार्केटिंग में हम कितना व्यय कर रहे हैं, उत्पादन में हम कितनी लागतें लगा रहे हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से उसके लागत तत्व से प्रभावित हैं। बाजार तत्व के अंतर्गत आता है कि हमारी वितरण वाहिकाएं या जो चैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कितनी बड़ी हैं। व्यापारिक परंपराएं भी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टॉफ़ी जनरली 1 रुपये के मूल्य से शुरू होती है। बाजार की प्रतियोगिता भी मूल्य निर्धारित करने में प्रमुख घटक के रूप में होती हैं। वस्तु की मांग भी बाजार तत्व के अंतर्गत आता है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी इसे प्रभावित करती है। उत्पाद विभिन्नीकरण या मिलते जुलते उत्पाद यदि बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तो ये भी हमारे मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा व्यापारिक संनियम, जो नियम इस संबंध में शासन द्वारा तय किए जाते हैं, वो भी बहुत हद तक मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। जैसे टैक्सेस बढ़ते जाते हैं तो वस्तुओं का मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसके अलावा बाजार को प्रभावित करने वाली बहुत सारी आर्थिक दशाएं भी हैं। यदि बाजार अच्छा है, उस वर्ष बारिश अच्छी हुई है, किसानों की फसल अच्छी हुई है, तो वस्तुएं अधिक मात्रा में बिकती हैं। अब हम आते हैं इसी के दूसरे पार्ट में, जो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का माध्यम। वितरण का माध्यम हम किसे मानते हैं? तो वितरण माध्यम से उस वितरण माध्यम से है जिसके द्वारा उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। हम उस चैनल को बोल सकते हैं वितरण का माध्यम जो उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता, मतलब जो उसे उपयोग करेगा, उस तक पहुंचाती है। इस संबंध में विलियम जे स्टैंटन की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। एक उत्पाद के लिए वितरण माध्यम से
उस मार्ग से है जिसे माल का स्वामित्व उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने में काम में लाया जाता है। इसी में मैकार्थी की एक परिभाषा है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक संस्थाओं का कोई भी क्रय जिसमें मध्यस्थ या तो हो सकते हैं या कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, या तो बिल्कुल नहीं हो सकते या कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, ये सारे जितने बीच की होंगी ये सारे वितरण माध्यम कहलाते हैं। वितरण माध्यम के प्रकार प्रत्यक्ष वितरण माध्यम है जिसमें हम स्वयं की दुकान बोल सकते हैं, अर्थात वस्तु खुद ही बनाता है खुद ही बेचता है। विक्रय प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो सकती है जिसमें हम अपने बनाए हुए वस्तुओं को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विक्रय करते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से भी विक्रय इसमें शामिल होती है। अप्रत्यक्ष विक्रय ये ऐसा विक्रय है जिसमें बीच में चैनल्स होते हैं, जैसे एजेंट हो गए, थोक व्यापारी हो गए या फुटकर व्यापारी हो गए। अब बात करते हैं, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो किसी भी उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सही वितरण माध्यम का उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके बगैर उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना संभव नहीं है। वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है बाजार संबंधी घटक, जिसमें आते हैं क्रय की बारंबारता, मतलब हम किसी वस्तु की कितनी बार क्रय की जाती है, वस्तुओं की उपयोगिता किस प्रकार की है, और ग्राहकों की क्रय करने संबंधी आदतें कैसी हैं। इसी में आता है आदेशों का आकार कैसा है। यदि बड़ी मात्रा में आदेश मिलते हैं तो भी वितरण माध्यम को प्रभावित करता है, और संभावित ग्राहकों की संख्या कितनी हो सकती है। इसी में दूसरी बात आती है सरकारी नीतियाँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सरकारी नियम भी वितरण माध्यम को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला है व्यापार संबंधी घटक। इसमें आते हैं योग्य एवं अनुभवी प्रबंधक। यदि हमारे पास योग्य या अनुभवी प्रबंधक हैं तो ये हमें बहुत अच्छे से वितरण माध्यम का चयन करा सकते हैं। संस्था की ख्याति और उसका आकार भी इसे प्रभावित करता है, और मध्यस्थों को नियंत्रित करने की इच्छा भी इसमें आती है। इसके अलावा वित्तीय साधन है, मध्यस्थों को हम क्या सुविधाएं देते हैं, और उद्योगों की परंपराएं क्या है। इसके बाद बात आती है वस्तु संबंधी घटक। इसमें हम उत्पादों की कितनी श्रृंखलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उत्पाद लोकप्रिय विशिष्ट वस्तुएं हैं या सामान्य वस्तुएं हैं, विक्रय पश्चात की सेवाएं क्या होंगी, सरकारी नियम क्या है इस संबंध में, निर्मित वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, प्रति इकाई निर्माण लागत क्या होगी, ब्रांडेड एवं ट्रेडमार्क वाली वस्तुएं हैं क्या, तकनीकी उत्पाद हैं, मूल्यवान या भारी वस्तुएं हैं, या वस्तु की प्रकृति कैसी है, जल्दी खराब होने वाली है कि देर तक ठहरने वाली हैं। ये सब चीज़ें आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई उत्पाद जो रहता है जिसमें तकनीकी सेवा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंस्टॉलेशन हो गया या और कुछ हो गया, तो उस प्रकार ये सारी चीज़ें भी वितरण माध्यम को प्रभावित करती हैं। अगर हम तकनीकी उत्पाद बेचते हैं तो सामान्यतः हम उसके लिए फुटकर विक्रेता के माध्यम चूज करते हैं। अन्य घटक इसके अंतर्गत संस्था का उद्देश्य क्या है, इसकी लोचता किस प्रकार की है, ग्राहकों का दृष्टिकोण कैसा है, और संपूर्ण बाजार तक पहुंचने की क्षमताएं हमारी कैसी हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करती हैं। इसका डिटेल अध्ययन आप पुस्तकों से कर सकते हैं। हम आगे इसी में भी बढ़ते हैं और आते हैं थोक विक्रेता के पास। होलसेलर या थोक विक्रेता किसे कहते हैं? ऐसा विक्रेता जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर उसे आवश्यकता अनुसार फुटकर विक्रेताओं को बेचता है, उसे थोक विक्रेता कहते हैं। इस संबंध में E.S.E. टॉमस की एक परिभाषा मिली मुझे कि थोक विक्रेता वह विक्रेता है जो निर्माताओं से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है तथा उनकी छोटी मात्राओं में फुटकर व्यापारियों के हाथों पुनः बिक्री कर देता है।
एल लॉर्सन की समन्वयक परिभाषा है। थोक विक्रेता में उन समस्त एजेंसियों को सम्मिलित किया जाता है जो स्थानीय बाजार तथा फुटकर विक्रेता के मध्य होने वाले क्रय विक्रय में हाथ बटाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो थोक विक्रेता उत्पादकों अथवा फुटकर व्यापारियों के प्रति अमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। ये उत्पादकों और फुटकर व्यापारियों के बीच के होते हैं, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। माल का स्टॉक दुकानों के स्थान पर ये गोदामों में रखते हैं। यह मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखते हैं। इनके लाभ का प्रतिशत सामान्यतः कम होता है। विक्रय साधारणतः उधार करते हैं। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार करते हैं और ये मध्यस्थ की भूमिका में होते हैं। ये इनकी एक विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे थोक विक्रेताओं के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। ये है, क्या थोक विक्रेताओं को हटा दिया जाए अथवा उनका उन्मूलन कर दिया जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर बार मार्केटिंग विषय में कभी न कभी पूछा जाता है। परीक्षाओं से संबंधित है, इसलिए इसे विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो हम हटाए जाने के पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं? सबसे पहला तर्क देते हैं कि थोक विक्रेताओं से चोर बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात काला बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा तर्क देते हैं कि अपने व्यापारिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तीसरा देते हैं कि इनकी मानसिकता अत्यधिक लाभ कमाने की होती है। चौथा, हम इनसे हटाए जाने के संबंध में तर्क देते हैं कि ये केवल लोकप्रिय वस्तुओं का ही विक्रय करते हैं। पांचवा तर्क हम देते हैं हटाने के बारे में कि फुटकर व्यापारियों और उत्पादकों के बीच सीधे संपर्क नहीं होने देते हैं। ट्रेडमार्कों का प्रचलन एवं विज्ञापन पर अधिक बल देते हैं। इनको दिए जाने वाला कमीशन के चलते वस्तुओं के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि होती है। ये चीज़ें हैं इनको हटाने के संबंध में तर्क, कि ये चीज़ों होने के कारण इन्हें हटा दिया जाए। अब हटाए जाने के विपक्ष में क्या तर्क है? देखिए, विपणन अनुसंधान एवं उपभोक्ता अनुसंधान का कार्य यही करते हैं। इनके बगैर इन दोनों कार्य को करने के लिए हमें अलग से कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हैं। प्रमापीकरण, श्रेणीयन एवं पैकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। भावी मांग की जानकारी प्रदान करते हैं। माल की शीघ्र पूर्ति को संभव बनाते हैं और फुटकर व्यापारियों को साख सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इनके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। जब आप इसका उत्तर लिखें परीक्षा में तो ये दोनों ही तर्कों को समझा कर दिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फुटकर विक्रेता के बारे में। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या फुटकर वितरण क्या होता है? फुटकर वितरण से आशय वस्तु एवं सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। इस संबंध में क्लार्क एवं क्लार्की की परिभाषा है। फुटकर वितरण में अंतिम उपभोक्ताओं को किए जाने वाले सभी प्रकार के विक्रय सम्मिलित होते हैं। कंडिफ एवं स्टील की परिभाषा इस संबंध में, फुटकर वितरण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे बेचने से संबंधित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फुटकर विक्रेताओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यही ग्राहकों के सबसे निकट होते हैं। आसपास आप जो भी दुकान देखते हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, ये सब फुटकर वितरण की ही शाखाएं या फुटकर विक्रेता ही है। इनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की सेवा एवं संतुष्टि होता है। आपने देखा होगा, वो चाहता है कि आप कैसे संतुष्ट हों। यह ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखते हैं। अगर आप 2 बार उनकी दुकान में सामान लेने नहीं जाते हैं तो आपसे ये पूछता जरूर है कि सर आप क्यों नहीं आए, मैडम आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मध्यस्थों की श्रृंखला की ये अंतिम कड़ी के रूप में होते हैं। माल को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यह अधिकतम समय में नगद विक्रय का कार्य करते हैं। इन्हें दुकानों की साज सज्जा या सजावट पर अधिक जोर देना पड़ता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें विक्रय का कार्य छोटा होता है, अर्थात ये बहुत छोटे रूप में विक्रय का कार्य करते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं फुटकर विक्रेताओं के कार्य।
यह ग्राहकों को वस्तुओं का क्रियात्मक प्रदर्शन करके दिखाते हैं। जैसे आप जाते हैं कहीं भी कोई सामान लेने और आप उसे बोलते हैं कि आपने एक मिक्सी खरीदना है, आप जाते हैं दुकानदार को बोलते हैं कि आप ये मिक्सी को चला के दिखाइए। दुकानदार पैक खोलता है, उसे चलाता है और आपको दिखाता है, अर्थात उसका क्रियात्मक प्रदर्शन करता है। ये ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं। जैसे ये उधार क्रय के लिए सुविधा देते हैं, ठीक है, आज आप पेमेंट नहीं कर सकते, कल कर दीजिएगा। घर पहुंच सेवा भी प्रदान करते हैं। माल को छांटने और माल की वापसी की सुविधाएं भी ये आपको देते हैं। इसके अलावा प्रमापित वस्तुओं की विक्रय का कार्य करते हैं। पूर्ति का प्रवाह निरंतर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ग्राहकों को वस्तुओं के चयन के संबंध में बताते रहते हैं। उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। मांग में होने वाले परिवर्तनों से थोक विक्रेताओं को सूचित करते हैं। माल बिकने तक उसे सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि वस्तु खराब हो जाती है या उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो जो नुकसान होता है उसे केवल फुटकर विक्रेता ही वहन करता है। वस्तुओं के विक्रय का पहले से पूर्वानुमान लगाने का कार्य करते हैं। उपभोक्ताओं के पसंद के वस्तुओं का ही विक्रय करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी पसंदीदा वस्तुएं बहुत जगहों पर नहीं मिलती, कुछ दुकानों पर ही मिलती हैं। इसके अलावा ये अलग अलग थोक विक्रेताओं से क्रय करके वस्तुओं का विक्रय का कार्य करते हैं। तो ये फुटकर विपणन के कार्य के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इसमें कमेंट्स करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मेरी मेल आईडी वीडियोस की बिल्कुल सामने दी गई है। मैं आप लोगों के सुझाव आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।